उनकी आवाज गंभीर थी, जिसे महसूस कर विद्युत ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या आपको कोई जानी पहचानी और ताकतवर शक्ति महसूस हुई? असल में जब मैं पराशक्ति दल के लीडर की बेटी हरमाइनी की सराय से वापस आ रहा था, तो मुझे एक जानी पहचानी शक्ति महसूस हुई। उस शक्ति ने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक मैं उसे देख कुछ करता, वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। विद्युत की गंभीर आवाज सुनकर बुजुर्ग वेताल ने कहा, लड़के, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। आमतौर पर यहाँ ऐसे ताकतवर लोग नहीं आते, क्योंकि सभी दलों के ताकतवर लीडर और बुजुर्गों ने कुछ लोगों को मोजाका साम्राज्य की चारों दिशाओं पर नजर रखने के लिए कहा है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो जरूर वो इंसान एक ताकतवर योद्धा होगा, एक मूल रैंक या उससे ऊपर का योद्धा ही इस तरह अपनी शक्तियों को छुपाने की काबिलियत रखता है। अभी बुजुर्ग वेताल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी विद्युत ने एक और बात कही, अभी मैंने दो लोगों को एक मामूली सी जगह के लिए लड़ते हुए देखा। क्या मोजाका साम्राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है? यहाँ तो सभी फैसले शक्तियों से ही होते हैं। विद्युत की इस छोटी सी परेशानी को सुनकर बुजुर्ग वेताल ने कहा, विद्युत, इतना मत सोचो। असल में मैं भी रहस्यमय दरवाजा दल का बुजुर्ग कुछ समय पहले ही बना हूँ और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता था कि रहस्यमय दरवाजा दल असल में एक ताकतवर साम्राज्य और दल का हिस्सा था, जिसमें तुम्हारा इंद्रपुरी साम्राज्य भी आता था। इसी तरह पूर्वी इलाके के इस बड़े हिस्से पर एक ताकतवर दल राज करता था, जिसके पास तुम्हारी तरह बिजली मूल की शक्तियां थी। लेकिन कहा जाता था कि उस साम्राज्य की कई ताकतवर दलों के साथ दुश्मनी थी। उस दुश्मनी में उसका पूरा दल बर्बाद हो गया। तब से पूर्वी इलाका छोटे छोटे कई साम्राज्यों में विभाजित हो गया। लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते मैं जानता हूं कि लीडर होरा का कहना है कि उनके लीडर यानी वो थंडर गॉड कहा जाने वाला योद्धा जिंदा है। इसलिए वो आज तक इस साम्राज्य और उस खास शक्ति की रक्षा कर रहे हैं जो इस रहस्यमय दरवाजा दल की खासियत है। इसलिए भले ही ये मुकाबला एक दल के उम्मीदवार का है, लेकिन तुम नहीं जानते कि रहस्यमय दरवाजा दल में छुपे उस खजाने को हासिल करने के लिए जो 50 योद्धा आए हैं, वो कोई मामूली योद्धा नहीं है और उनके दल भी ताकतवर हैं। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग वेताल थोड़ा रुके, फिर उन्होंने आगे कहा, अच्छा, तुम जिस लड़ाई की बात कर रहे थे वो असल में खूनी कबीले के लोग हैं। और मैं एक अंदर की बात बताता हूँ कि खूनी कबीले के पास एक खास काबिलियत है जो शक्तियों को छुपाने में उनकी मदद करती है। अब ये वो किसी तकनीक की मदद से करते हैं या गोली की मदद से, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही बुजुर्ग वेताल ने यह कहा, विद्युत की आंखें बड़ी हो गई और उसने हैरानी से कहा, तभी मुझे बार बार ऐसा लगता है कि भीमा की शक्तियां मेरी जितनी ही हैं। न जाने मुझे मुकाबले को जीतने के लिए किस किस परेशानी को झेलना होगा। रहस्यमय दरवाजा दल के चारों ओर आती जाती भीड़ को देखते हुए विद्युत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए दिन ब दिन यह मुकाबला और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आखिर रहस्यमय दरवाजा दल के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हर दल और कबीला हासिल करने के लिए इस मुकाबले और राजकुमारियों तक से शादी करने के लिए तैयार है। दोनों बात करते हुए दल में पहुंच गए और विद्युत को वहां भी कुछ जानी पहचानी शक्तियां महसूस हुई ही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, लड़के, कैसे हो तुम? ये आवाज एक लड़की की थी जो विद्युत के पीछे खड़ी थी। उस आवाज को सुनते ही उसने मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की कोई और नहीं, इंद्रपुरी साम्राज्य की सेनापति सुहाना थी, जो आज योद्धाओं के पोशाक के बजाय एक खूबसूरत पीले रंग का गाउन पहने हुई थी और उसके उस खूबसूरत जिस्म को न जाने कितनी ही नजरें निहार रही थी। एक पल के लिए तो सेनापति सुहाना के उस खूबसूरत जिस्म को देखकर विद्युत भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था और उसके शरीर से आती जैस्मिन फूलों के परफ्यूम की खुशबू विद्युत के दिमाग पर हावी हो रही थी, जिसे नजरअंदाज कर उसने अपना सिर झटका और अपने दिमाग पर काबू किया। वहीं दूसरी ओर वहां खड़ी भीड़ को जैसे ही अपनी नजरों के सामने
विद्युत उस खूबसूरत लड़की से बात करते नजर आया तो वो सभी विद्युत से जलन महसूस करने लगे। लेकिन उन सभी नजरों को नजरअंदाज करते हुए सेनापति सुहाना ने हड़बड़ाते हुए गंभीर आवाज में कहा, लड़के, मेरा मतलब मेघ, मैं तुम्हारी शक्तियां महसूस नहीं कर पा रही। सच में तुम्हारी शक्तियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सेनापति को विद्युत का मेघ नाम ही पता था। सुहाने के हैरान चेहरे को देखकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए अपने सिर को खुजाया और कहा, वो सब छोड़ो, शक्तियां तो तुम्हारी भी काफी बढ़ गई हैं और मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम एक अजय योद्धा बनने की कगार पर हो। विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी बात सुन सुहाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बड़ी तो है, लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं। मैं अब भी तुम्हारी शक्तियों का पता नहीं लगा पा रही हूं कि तुम किस रैंक पर हो। असल में सेनापति सुहाना से विद्युत की पहले हुई मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन वो पहले भी उसे हैरान करने में कामयाब हो गया था। अब जब विद्युत इतना ताकतवर हो गया है कि उसकी शक्तियां किसी मूल रैंक के योद्धा को भी हरा सकती हैं, तो सेनापति सुहाना का हैरान होना वाजिब था। तभी विद्युत ने कहा, सुहाना जी, क्या राजकुमारी और महान ऋतिक वेदा भी यहाँ मौजूद हैं? विद्युत ने यह सवाल पूछते वक्त अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि सिर्फ सेनापति सुहाना ही सुन पाए। सुहाना ने जब विद्युत की बात सुनी तो गंभीर आवाज में परेशान होकर बोली, क्या हम अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं? असल में इंद्रपुरी साम्राज्य संकट में है। सुहाना के ऐसे कहते ही विद्युत को दादी की याद आई और उसके मन में एक आह उठी। दादी मां, आखिर क्यों ऐसा कहा सेनापति सुहाना ने? ऐसा क्या हुआ था इंद्रपुरी साम्राज्य में? क्या विद्युत जीत पाएगा मोजाका साम्राज्य में जल्दी ही होने वाला मुकाबला? ऐसे सभी की सराय से लौटकर रहस्यमय दरवाजा दल तक पहुंच गए। जहां जश्न का माहौल था, वहां उसकी मुलाकात इंद्रपुरी साम्राज्य से आई सेनापति सुहाना से हुई। विद्युत ने जब सुहाना से इंद्रपुरी साम्राज्य के हालचाल जानने चाहे तो उसने बताया कि इंद्रपुरी साम्राज्य संकट में है, और इतना कहने के बाद सेनापति सुहाना ने किसी एकांत जगह बैठकर बात करने के लिए कहा। विद्युत ने जैसे ही सुहाना को आसपास के लोगों के सामने हिचकिचाते हुए देखा तो उसने अपने पास खड़े बुजुर्ग वेताल को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बुजुर्ग वेताल, क्या मैं अपनी इस खास दोस्त को दल के भीतर ले जा सकता हूं? असल में विद्युत उस वक्त रहस्यमय दरवाजा दल का सदस्य तो था नहीं, भले ही उसकी शक्तियों के साथ ही बुजुर्ग वेताल और रोजी बानू के चलते कोई भी विद्युत को रोकता भी नहीं था, लेकिन वो इस बात का फायदा उठाकर मिस रोजी और बुजुर्ग वेताल के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने सामने खड़े बुजुर्ग वेताल से पूछना सही समझा। वहीं दूसरी ओर अधेड़ उम्र के बावजूद बुजुर्ग वेताल भी आखिर एक मर्द थे, इसलिए वो भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे और सुहाना की आकर्षक खूबसूरती को ही देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने विद्युत का सवाल सुना तो खुद पर काबू किया और हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना, सेनापति सुहाना रहस्यमय दरवाजा दल की खास मेहमान है। और इसी के साथ उन्होंने खास मेहमानों के लिए बनाई गई दल की मोहर अपनी जादुई अंगूठी को झटक कर बाहर निकाली और सेनापति सुहाना को थमा दी और कहा, अगर तुम्हें कोई रोके तो उसे ये दिखा देना, ये लीडर होरा के आदेश के बराबर है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग वेताल की बात सुनकर विद्युत ने उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और सुहाना को अपने साथ चलने को कहते हुए उनसे जाने की इजाजत मांगी। असल में बुजुर्ग वेताल सुहाना के साथ आना तो चाहते थे, पर अपने ओहदे के चलते उन्हें मुकाबले की तैयारी के बहुत से दूसरे काम और इंतजामात देखने थे, इसलिए उन्होंने भी विद्युत को मुस्कुराकर जाने की इजाजत दी और वहां से मुड़कर जाने लगे। वहीं दूसरी ओर सुहाना और विद्युत बात करते हुए विद्युत के कमरे की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें रोजी बानू पहले ही खड़ी हुई मिली और उनके साथ ही खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत और गुरूर वाली लड़की, जिसके शरीर से आती एक मीठी खुशबू ने विद्युत का ध्यान उसकी ओर खींचा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इंद्रपुरी साम्राज्य की राजकुमारी ऐश्वर्या थी।
हालांकि विद्युत राजकुमारी ऐश्वर्या को पहले पसंद तो नहीं करता था, लेकिन जब राजकुमारी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर उसकी साम्राज्य से निकलने में मदद की थी तो उसका नजरिया भी बदल गया था। हालांकि विद्युत को इंद्रपुरी साम्राज्य से निकले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वो कभी भी अपनी मदद करने वालों को भूलता नहीं था।